कमिटी सिस्टम इन इंडिया। हमने कुछ हेडिंग दे के नहीं रखा था ना। अब वैसे यही लास्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मतलब पार्लियामेंट में बाकी है हमारा कमिटी सिस्टम। अभी फ़िलहाल हम पूरी दुनिया, मतलब जिस जनरेशन में है, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, इनके काम काज एक्चुअली इतने बढ़ गए हैं कि ये काम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ना पूरी तरीके से होना बड़ा मुश्किल है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई वैसे ही जो कामकाज का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे बहुत ज़्यादा वाले प्रेशर में पूरे देश के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, पूरे देश के लिए जो रूल्स बना रहा है, लॉज मेकिंग का काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, ऐसा पार्लियामेंट ये तो साल में 2 ही बार मिलता है, और वो भी इनका एक सेशन हार्डली 15, 20, 22 दिन का रहता है। तो ये बस 20-22 दिन का एक सेशन है, ऐसे 2 सेशन, मतलब 30-40 दिन में क्या पूरा सही में देश का काम हो सकता है? कैसा संभव है? संभव ही नहीं। मतलब आप किसी ऑफिसर से उसके डिपार्टमेंट का काम भी करवाओगे, उसको 12 घंटा भी रोज़ बैठाओगे तो भी उसका काम पूरा नहीं होगा। और इतने बड़े देश का काम जो है पार्लियामेंट बस साल में 2 बार मिलके हो जाता है, फिनिश हो जाता है। होता कैसे है? कैसे संभव है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसी बात को समझना है कि बेसिकली हम भले बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट का काम है कि ठीक है सेशन अरेंज होंगे, लॉज मेकिंग का काम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन साल भर इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, डिपार्टमेंट्स का, मिनिस्ट्रीज का काम चलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कमिटीज़ हैं, जो कमिटीज़ साल भर लगे रहते हैं अपने काम में। हर एक काम के लिए हमने स्पेसिफिक कमिटी अपॉइंट की है, और उस कमिटी में हमने रखे हैं कुछ मेंबर्स। भाई उनका काम है कि वो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड या मिनिस्ट्री के रिलेटेड सारे काम काज को सही तरीके से चलाए। वरना क्या लगता है आपको, मतलब बस साल में 2 बार मिलने के लिए हम लोग लगभग इनको 2.5 लाख का पेमेंट देते हैं क्या? लास्ट टाइम हमने पेमेंट निकाला था ना, इनका निकाला नहीं निकाला था ना, 2.5 लाख रुपए पेमेंट निकलता है मंथली। किस चीज़ का देते हैं? इस चीज़ का देते हैं? नहीं भाई, हमने कुछ कमिटीज़ अपॉइंट करके रखी है। उस कमिटीज़ में जो मेंबर्स रहेंगे वो लोकसभा एंड राज्यसभा के ही रहते हैं, और वो कमिटीज़ जो है वो साल भर काम करते रहते हैं। क्लियर? तो वो जो कमिटीज़ हैं, उन कमिटीज़ में से जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है वो कमिटीज़ हमें देखना है। कमिटीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन इन बहुत सारे कमिटीज़ में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। एक आपका पब्लिक एस्टीमेट कमेटी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा जो है वो स्टैंडिंग कमिटीज़, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली पूरे देश का काम या फिर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाने का जो काम काज है ना, वो स्टैंडिंग कमिटीज़ ही करते हैं। उनको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। वो क्या स्टैंडिंग कमिटीज़ है, उसका कंपोजिशन क्या है, उनका रोल क्या है, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। तो पहले तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है ना, उन्हीं कमिटीज़ को फिनिश कर देंगे। दोनों कमेटी को हम लोग पहले देखते हैं, एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, इन दोनों कमिटीज़ को समझने के पहले हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, उसको हम लोग बजट। जैसे इसके पहले भी हमने हल्का फुल्का देखा है कि बजट में बेसिकली हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो रहता है गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेक्टेड उनका रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट मतलब उनका इनकम, और जितना पैसा आएगा उसी में से गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो उनके एक्सपेंसेस, उनके एक्सपेंडिचर्स। अब ये एक्सपेंडिचर्स किस पे रहते हैं? तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज पे रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे कि रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि भाई इस साल हमने 10 नए रेल या फिर ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। अब नए ट्रेन इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भाई बजट में एक स्पेसिफिक अमाउंट तो उनको जो है वो सैंक्शन करके देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, रेलवे के लिए अगर 100 रुपीज़ का डिमांड है रेलवे डिपार्टमेंट का कि हमें इतने ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करना है और हमें इतना पैसा जो है वो खर्च आएगा, इस साल के बजट में हमें इतना पैसा आप सैंक्शन करके दे दीजिए। वैसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रहा है कि हमें नए से कुछ IITs खोलना है, IIMs खोलना है, और हमें भी जो है वो लगभग 120 रुपये का खर्चा है इस साल का, तो 120 रुपये हमें सैंक्शन करके दो। और एक नितिन गडकरी कह रहे कि भाई इस साल तो मैं आपको आकाश देखने नहीं दूंगा, पूरे देश भर में हम फ्लाईओवर बनाएंगे। तो रोड एंड ट्रांसपोर्टिंग मिनिस्ट्री ने अगर 200 रुपीज़ का डिमांड किया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और एग्रीकल्चर ने भी डिमांड किया है कि हमें 50 रुपीज़ चाहिए, हेल्थ सेक्टर ने भी डिमांड किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, कि हमें 100 रुपीज़ चाहिए। तो अब ये डिमांड्स तो हो गए, लेकिन इन डिमांड्स को लेके अगर हम
किसी स्पेसिफिक कमिटी को काम दे कि भाई आप थोड़ा देखो तो कि ये जो खर्चा इन्होंने बताया है ना, इसका एस्टिमेटेड सही है क्या, कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर एस्टिमेट बनाए उस चीज़ का, उस एक्सपेंडिचर का, तो हो सकता है कि जहाँ पे बेसिकली जितना परफेक्ट खर्चा करना चाहिए वहाँ पे परफेक्ट खर्चा हो, और हो सकता है कि अनवांटेड खर्चा ना हो। हम जब भी कुछ चीज़ एस्टिमेट करते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई अभी इस साल हमारा थोड़ा सा गोवा जाने का प्लान है, एस्टिमेट तो है कि लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, ठीक है, तो हमने एस्टिमेट बांधा है। एस्टिमेट बांधा है तो मतलब आपने लगभग सारी चीज़ें कवर किया है कि हम अगर ट्रेन से जाते हैं या फ्लाइट से जाते हैं या फिर वहाँ 3 दिन रुकते हैं तो कितना पैसा खर्चा हो सकता है, एस्टिमेट पकड़ेंगे ना हम लोग। तो उसी तरीके से हमने इस सारे एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेट भी बांधना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल इन द सेंस एक ये चीज़ हम कमिटीज़ में मैं उसको रखूँगा कि ये हमने एग्जाम्पल क्यों लिया था। दूसरी बात, चलो एस्टिमेट बन गया, एस्टिमेट बनने के बाद फिर बजट रखा गया, बजट पास हुआ। बजट पास होना मतलब इन्होंने जितने डिमांड कितने एक्सपेंडिचर्स की वो सैंक्शन हो गया अमाउंट, वो अभी उनको मिल जाएगा। तो रेलवे डिपार्टमेंट के पास चले गए 100 रुपीज़, फिर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास 120 रुपीज़। जिन्होंने जितना डिमांड किया था उतना पैसा उनको सैंक्शन हो गया है। अब वो साल भर उस पर खर्च करेंगे। अब साल भर खर्च करेंगे तो चलो रेलवे ने 100 रुपये खर्च कर दिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 100 रुपये खर्च कर दिए। अब हमने उनको अमाउंट सैंक्शन कर दिया और उन्होंने जो है अब अपने अपने डिपार्टमेंट में खर्चा शुरू कर दिया। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल कि प्राची मैडम कहते हैं कि सर स्टेशनरी के लिए ना लगभग 500 रुपये का खर्च है, तो आप 500 दे दीजिए। ठीक है, मैंने 500 दे दिया, मतलब अमाउंट सैंक्शन हो गया। लेकिन अब अमाउंट सैंक्शन होने के बाद स्टेशनरी के नाम से भाई पेन आएंगे, रजिस्टर्ड आएंगे और भी बाकी सारी चीज़ें आएंगी, तो जितना पैसा सैंक्शन हुआ था उतना पूरा पैसा खर्च हुआ है क्या, या फिर जिन चीज़ों के लिए ये खर्चा करना था उन्हीं चीज़ों पे हुआ है क्या, इन सारी चीज़ों को चेक करना ज़रूरी हो जाएगा ना। फिर सेम अगर हमने इन मिनिस्ट्रीज़ को पैसा सैंक्शन करके दिया है तो इन्होंने सही तरीके से अपने डिपार्टमेंट के जिन चीज़ों के लिए खर्च करना था वहीं पे खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, जितना खर्चा था उतना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उसका भी अकाउंटेबिलिटी रखना ज़रूरी हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दो बातें देख रहे हैं। एक, जब बजट बन रहा है तो बजट बनते समय जितने एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं उसका एक एस्टिमेट अमाउंट निकालो, और दूसरा जब खर्चा हो गया तो होने के बाद वो खर्चा सही तरीके से हुआ या नहीं उसका एक अकाउंटिंग कर लो, ऑडिटिंग कर लो। दो बातें हमने यहाँ पे देखी, क्लियर। अब सेम रोल यहाँ पे आपको इन दोनों कमेटी का दिखेगा, एस्टिमेट कमेटी और पैक का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। लेकिन वो काम देखने से पहले हम लोग इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। आपको कंपोजिशन पे इस पे बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे कि एस्टिमेट कमेटी कब से क्या और क्या उसका कंपोजिशन है। एस्टिमेट कमेटी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले 1950 में, और इस कमेटी को लेके जॉन मथाई इन्होंने रिकमेंड किया था कमेटी को, मतलब रिकमेंडेशन इनके थे। जॉन मथाई के रिकमेंडेशन के आधार पे एस्टिमेट कमेटी बनी। जब ये कमेटी बनी 1950 को, तो पहले इस कमेटी में टोटल 25 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में ये नंबर रिवाइज हुए और 1956 से इस कमेटी में टोटल मेंबर बैठने लगे 30। तो 1956 से लेके तो आज तक इतने ही मेंबर्स इस कमेटी में बैठते हैं, 30 मेंबर्स। एक सबसे ज़रूरी बात कि ये जो कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, ये कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जितने 30 मेंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही रह सकते हैं। राज्यसभा के किसी भी मेंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और राज्यसभा के लिए कोई अलग से सेपरेट कमेटी रहती भी नहीं। ये जितने भी मेंबर्स हैं 30 मेंबर्स, इनका अपॉइंटमेंट कहने से अच्छा हम लोग ये कहेंगे कि ये इलेक्ट होते हैं। इनका टर्म एक साल के लिए 30 मेंबर्स आएंगे, और फिर 1 साल खत्म होने के बाद कह रहा हूँ आपको कि ये 1 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब प्रॉपर लोकसभा में ही कॉमन इलेक्शन होगा। सारे मेंबर्स ये इलेक्टेड रहेंगे, मतलब चुन के आएंगे। मतलब लोकसभा के जो 543 मेंबर्स हैं वो ही अपने में से 30 मेंबर्स इस एस्टिमेट कमेटी में जो है वो
अपॉइंट करेंगे, तो इनका जो इलेक्शन रहता है वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से होता है। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से ये सारे मेंबर चुन के आएंगे। इस कमेटी को लेके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं ना कि मिनिस्टर और मेंबर में क्या फ़र्क है। सारे मेंबर से मिनिस्टर थोड़ी रह सकते हैं, लेकिन सारे मिनिस्टर्स तो मेंबर रहेंगे ना, राइट? हाँ, मेंबर तो रहेंगे जनरल, लेकिन कोई मिनिस्टर नहीं रह सकते यहाँ का मेंबर। इस एस्टीमेट कमेटी का जो भी चेयरमैन रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा, उस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट लोकसभा के स्पीकर करेंगे। और लगभग इस कमेटी का जो काम है, मतलब कब शुरू होता है, तो बेसिकली इस कमेटी का काम शुरू होगा बजट पास होने के पहले। मतलब बहुत ही क्लियरली ना इन दो कमेटीज़ के रोल को ना इस तरीके से समझो। एक कमेटी जो है वो बजट पास होने के पहले काम करती है, बजट पास होने के बाद एक कमेटी का कोई काम नहीं। दूसरी कमेटी जो है वो बजट पास होने के बाद काम करेंगी, उसका पहले कोई काम नहीं है। समझाऊंगा मैं उसका क्या है बेसिकली। अब हम जब ये कह रहे हैं कि इस कमेटी का काम ये बजट पास होने के पहले का है, और इस कमेटी के नाम में ही लिखा है कि ये एस्टीमेट्स कमेटी है, मतलब यही कमेटी वो है जो बजट में जितने भी एक्सपेंडिचर्स डिपार्टमेंट रखेंगे वो डिपार्टमेंट्स के खर्चों का एस्टीमेट बनाएंगे कि भाई ये जो खर्चे हैं ये सही है या गलत है, ये खर्चों में हमें कुछ ज़्यादा करना चाहिए, कुछ कम करना चाहिए। उन सारे एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट बांधने का काम इस कमेटी का रहने वाला है। मतलब बेसिकली बजट बनाने के लिए या फिर एक्सपेंडिचर्स के लिए ये कमेटी हेल्प कर रही है। जितना खर्चा हो सकता है उसका एस्टीमेट बनाने का काम इस कमेटी का है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि ये कमेटी बजट पास होने के पहले काम करेंगी। ऑफ कोर्स ना, बजट पास होने के बाद इस कमेटी का कुछ काम बचा है, हो गया भाई, सब कुछ निकल गया हाथ से, अभी तो हो गया खर्चा सैंक्शन, ठीक है। तो बजट पास होने के पहले इस कमेटी का रोल हमें दिखेगा, ठीक। तो ये हुई एस्टीमेट कमेटी। देन सेकेंड, पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पैक हमारे देश की सबसे पुराने कमेटी में से एक है। पुराने मतलब कब से, तो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जब सेकेंड लास्ट एक्ट, सेकेंड लास्ट लॉ ब्रिटिशर्स ने हमें पास करके दिया था 1919 का मॉन्टफोर्ट एक्ट। उस मॉन्टफोर्ट एक्ट में ये प्रोविज़न था कि इंडिया के लिए एक कमेटी रहे, उसका नाम रहेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये एक्ट लागू हुआ 1921 से, तो इसका मतलब है कि ये कमेटी भी 1921 से जो है वो इंडिया में कार्यरत है। 1919 के मॉन्टफोर्ट एक्ट से, 1921 से। इस कमेटी में टोटल मेंबर्स 22 रहते हैं। 22 में से कुछ मेंबर्स ये लोकसभा, कुछ ये राज्यसभा। 22 में से लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं 15 और राज्यसभा के 7। आपको इनके कंपोजिशन पे बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। ये जो भी 22 मेंबर्स हैं जो दोनों हाउस से आ रहे हैं, ये सारे मेंबर्स इलेक्टेड रहेंगे अपने अपने हाउस के मेंबर्स के तरफ से। मतलब 7 मेंबर्स राज्यसभा की तरफ से, 15 मेंबर्स लोकसभा की तरफ से इलेक्टेड, और सारे मेंबर्स ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से चुन के आएंगे। इस कमेटी के लिए 1967 से एक नया रूल बना है कि इस कमेटी का, पैक का जो चेयरमैन रहेगा, वो चेयरमैन कंपलसरी अपोजिशन पार्टी का लीडर रहेगा या फिर मेंबर रहेगा। अपोजिशन पार्टी का रहेगा, वो अपोजिशन पार्टी से रहेगा। यहाँ पे भी एक बेसिक रूल लागू होता है कि कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं रह सकता है। इस कमेटी को हेल्प आउट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है। इस कमेटी को पूरी तरीके से हेल्प जिनसे मिलती है वो रहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो इस कमेटी को हेल्प करेगा। एंड लास्ट, इस कमेटी का काम क्या है, इस कमेटी का रोल क्या है? इस कमेटी का रोल ये है कि गवर्नमेंट ने, मतलब पार्लियामेंट में जो बजट पास हुआ था, बजट में मिनिस्ट्रीज़ के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर दिए थे,
वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंडिचर्स वो सही तरीके से जहाँ पे खर्च होने थे वहाँ पे खर्च हुए कि नहीं हुए, पैसा कम खर्च हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो बाकी बैलेंस कहाँ है, इस सारी चीज़ों का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करने का काम जो है ये कमेटी करेंगी पैक। ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का सारे खर्चे उसका अकाउंटिंग किया जाएगा पैक की तरफ से, बजट के बाद ही, बजट के बाद, इसलिए मैं उसको लाता हूँ सही तरीके से। अब जैसे हमने इन दोनों कमिटीज़ को देखने के पहले मैंने आपको ये कहा कि एक कमेटी का काम है बजट पास होने के पहले और दूसरे का काम है बजट पास होने के बाद। तो ऑफकोर्स पैक का काम क्लियर है ना, इसका बजट के पहले का कोई रोल ही नहीं है, जो भी रोल है बजट पास होने के बाद जब एक्सपेंडिचर्स हो गए मिनिस्ट्रीज़ के तरफ से। ठीक है, कुछ कॉमन बातें ना एकदम मतलब जनरल सेंस की है, उसको समझो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोनों कमिटीज़ में हमने बिल्कुल भी मिनिस्टर्स नहीं रखे। अब उसको देखो कि इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। अगर समझ के चलो कि एस्टीमेट कमेटी में हमने कोई मिनिस्टर रखा, ऑफकोर्स वो मिनिस्टर है मतलब वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। भाई वो तो एस्टीमेट बनाते समय अपने मिनिस्ट्री के लिए, डिपार्टमेंट के लिए खर्चे ज़्यादा ही बताएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। सेम हमने यहाँ पे भी कोई मिनिस्टर नहीं रखा। अब यहाँ पे भी मिनिस्टर इसलिए नहीं रखा कि यहाँ पे देखो काम क्या है, मतलब यहाँ अगर हमने मिनिस्टर्स को ही ये कमिटीज़ में अपॉइंट किया तो बात तो ये हो जाएंगी कि भाई फिर तो चौकीदारी चोर निकलेगा। अरे हम मिनिस्ट्रीज के ही एक्सपेंडिचर्स को अकाउंटिंग करने की बात कर रहे हैं और उन्हीं को हाथ में दे देंगे तो क्या मतलब रहेगा, है ना, बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं। इसीलिए आपको इन कमिटीज में मिनिस्टर्स नहीं दिखते। ठीक, गलती से अगर ऐसा हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जब भी गवर्नमेंट आती है चुन के, तो जब प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट को चुनेंगे, कैबिनेट को चुनना मतलब मिनिस्टर्स अपॉइंट करना, तो अभी जैसे मोदी जी का जितना भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स दिखते होंगे, जितने भी होंगे 75-80 जितने भी हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ गवर्नमेंट बन गई बिल्कुल पहले दूसरे दिन ही सबने ओथ ले लिया और सारे के सारे 1-2 दिन में मिनिस्टर्स हो गए। नहीं, जब गवर्नमेंट बनती है ना तो कैबिनेट छोटा ही रहता है, धीरे धीरे जो है वो अपने पावर्स बढ़ाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिनिस्ट्री देता है। या फिर ऐसा भी होता है बहुत बार कि पार्टीज़ में इतने सारे मेंबर्स है, भाई सबको मिनिस्ट्री देना तो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि पहले हमने मतलब जैसे एग्जांपल लेंगे 2024 में सरकार आ गई, जो चुन के आए हुए मेंबर्स थे उसमें से हमने कुछ मेंबर्स को बिल्कुल मिनिस्ट्री दे दिया, अभी भी कुछ बाकी हैं जो सिर्फ मेंबर्स हैं, वो मिनिस्टर्स नहीं है, क्योंकि दे नहीं सकते, उसका भी तो एक रूल है। हम लोकसभा के 543 इतने टोटल सीट्स के 15% से ज़्यादा मतलब 81 इससे ज़्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं दे सकते, ये कंपल्शन है। तो 80 के ऊपर वैसे भी मिनिस्ट्री जाएगा नहीं, लेकिन है और भी 2-4-5 लोग जिनको भी वो भी बड़े बड़े लीडर हैं, तो फिर क्या, तो हो सकता है कि 2.5 साल के बाद ऑलरेडी जो मिनिस्टर्स थे उनको हम लोग हटाएंगे और जो मेंबर्स थे उनको हम लोग मिनिस्ट्री में लाएंगे। ठीक है, इनका डिमोशन नहीं कर रहे हैं, इनका प्रमोशन नहीं करेंगे, इनके बारे में चिंता मत कीजिए, इनको उठा के हम लोग किसी राज्य का बढ़िया गवर्नर बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, राजकारण है, सबको प्यार से ले जाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल हो सकता है कि 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद हम डिपार्टमेंट्स देंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पर्सन था जो सिर्फ मेंबर था, वो मिनिस्टर नहीं था, तो मेंबर था तो वो पैक का या फिर यहाँ इसका मेंबर रह सकता था, ठीक है, वो बन गया मेंबर। लेकिन जब वो मेंबर है, मेंबर होने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर ने उसे मिनिस्ट्री दे दिया, अब हो गई गड़बड़। हम तो रूल ये देख रहे हैं कि कोई मिनिस्टर बनेगा नहीं यहाँ का मेंबर, लेकिन अब पहले वो सिर्फ मेंबर ही था, जब मेंबर था तो यहाँ का मेंबरशिप उसको मिल गया, लेकिन अब उसको मिला है मिनिस्ट्री, तो फिर क्या, उसको यहाँ का मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा। क्लियर, किसी भी हालत में कोई भी मिनिस्टर यहाँ का मेंबर नहीं रह सकता। ठीक है, और इनका भी जो टर्म रहेगा ना पैक के मेंबर्स का, ये भी 1 साल का ही, 1 ही साल के लिए आएंगे। ये रूलिंग के भी रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने यहाँ पे जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी का ही रखा है, मतलब 1967 से ये रूल ही बनाया है, इसको समझाने की ज़रूरत है। भैया ऑफकोर्स देखो, पैसा किसने खर्च किया, रूलिंग पार्टी ने, तो खर्च करने के लिए जो कमेटी है उसका चेयरमैन हम लोग अपोजिशन लीडर को देना चाहिए ना, तब जाके तो कहीं ये बैलेंसिंग होगा ना सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से पैक ये काम करता है। अच्छा, हमने कहा कि उनके हेल्प के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 में ये पोस्ट है। बेसिकली कैग का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो यहाँ तक आए तो मैं बता दूं कि कैग और पैक का क्या संबंध है। इन्हें ट्विन सिस्टर कहा जाता है,
पैक और कैग को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स, ये जो ऑडिटिंग जो उनका होता है, जो करते हैं, वो है कैग। ठीक है, कैग का ये काम है। अब कैग अपना पूरा ईयरली रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट रखते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में। लेकिन पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मतलब कहाँ? पैक के सामने, वो पैक में जाता है। तो कैग ने जो ऑडिटिंग किया ना, उसी को, वही नंबर्स को चेक करने का काम जो है वो पैक करता है। इसीलिए दोनों को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्लियर? कैसा है कि इतने नंबर्स निकालना प्रॉपर, भाई आपको, अगर आपको किसी का भी बैलेंस शीट चेक करना है तो आपको तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा ना। ये कहाँ से बनाएंगे बैलेंस शीट? वो तो कैग का काम है, सीधा सीधा मामला। कैग पूरा रिपोर्ट बनाएगा, प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में रखेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे मतलब बेसिकली पैक के सामने रखेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अभी 2022 या 2023 का कैग का रिपोर्ट आया था और कैग ने लगभग ना मोदी गवर्नमेंट के 7 सेक्टर्स में गड़बड़ी बताई थी। वो तो आपके करंट अफेयर के मैगजीन्स में था वो, क्योंकि किसी इसने तो दिखाया नहीं, मीडिया तो दिखाता ही नहीं आजकल, तो मतलब उनसे तो कोई आशा रखना ही बड़ा गलत बात है। तो वो आया था करंट अफेयर के इसमें, और वो बड़ा सर्कुलेट हुआ था। एटलीस्ट जो पीएससी के बच्चे थे उन्होंने सर्कुलेट किया था कि भाई क्या का रिपोर्ट आया, क्या। मेरे पास भी होगा, वो किसी बच्चे ने भेजा था। तो कैग का काम ही ये है। कैग ये बहुत पावरफुल पोस्ट हो जाता है। मतलब जब इस पे काम चल रहा था, कैग पे काम चल रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में से ये सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और इसका पावर ऐसा नहीं कि हर बार दिखा है, लेकिन एक बार जो दिखा है वो इतना, जब विनोद रॉय थे देश के कैग, तो तब इतना पावर दिखा कि भाई कांग्रेस ऐसी मरी कि अभी 15 साल हो रहे हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही है। जब विनोद रॉय था कैग, उस टाइम पे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम उन्हीं ने सामने लाया। कोलगेट स्कैम्स, कोलगेट मतलब कोल माइंस का, उन्हीं ने सामने लाया। इसके अलावा आदर्श स्कैम जो मुंबई का फ्लैट स्कीम का था, उन्होंने सामने लाया। लगभग 3 से 4 एंड 2010 आपका दिल्ली जो आपका वेलफेयर नेशन जो है, कॉमनवेल्थ नेशन का भी स्कैम उन्होंने ही सामने लाया था। उसका काम ये नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करेगा कि भाई आपने चोरी की, नहीं। उसका काम क्या है? रिपोर्ट देना। वो रिपोर्ट में बताएगा, देखिए इतना एस्टिमेटेड था, इतना पैसा खर्च हुआ, ये कहा गया मेरे को नहीं पता, इनसे पूछो। वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखेगा, यहाँ पे है पोजीशन लीडर, इसके सामने आ रही रिपोर्ट, तो फिर बात यहाँ से निकलती है बाहर। ठीक है, लेकिन उसको लेके जो है वो, मतलब पहली बात तो बेहतरीन अवेयरनेस रहना चाहिए, प्रेशर बनना चाहिए, तब जाके 2014 में अगर कांग्रेस मरी ही गई, अभी थोड़ा धीरे धीरे जिंदा हो रही है, लेकिन अब उस टाइम पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गई लगभग, तो उसके पीछे 2-3 रीजन थे। उसमें से विनोद रॉय कैग, दूसरा रीज़न था अन्ना हज़ारे, बहुत बड़ा रीज़न। अन्ना हज़ारे का जो लोकपाल जो वो था ना, वो बहुत, अब बड़े मुश्किल से भाई, मतलब हम नहीं सुधर सकते, भूल जाओ, कोई आशा रखना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने इतनी मेहनत करके लोकपाल बिल पास किया 2014 में, मैंने शायद आपको इसके पहले भी बताया हूँ, हमने 1968 से कोशिश की थी लोकपाल ऐसा कुछ पोस्ट रहे, जिसे हम लोग लोकपाल कह रहे हैं। उसी सिस्टम को यूरोपियन कंट्रीज़ में, बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अम्ब्यूजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसी सिस्टम को चाइना, रशिया में प्रोक्यूरेटर सिस्टम कहा जाता है। ये अम्ब्यूजमेंट के, ये प्रोक्यूरेटर के ही है, या फिर भारत में लोकपाल के, ये इनका काम क्या है? करप्शन को रोकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। ये सबसे पहले पोस्ट पैदा हुआ था स्वीडन में, उसके बाद नॉर्वे में, उसके बाद फिनलैंड में। हम ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिन कंट्रीज़ में करप्शन ये 0% में है, लेकिन फिर भी जो 0% में हो वो भी ख़त्म हो, उसलिए उन्होंने अम्ब्यूजमेंट सिस्टम वहाँ से मतलब कर दिया शुरू। हमारे तो छोड़ ही दीजिए, मतलब इंडिया में लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आया था, इंडिया में जो ब्लैक मनी है उसका रेशो एवरेजली क्या दिया गया था? 7% से लेके तो 140% तक रह सकता है। ये कोई रेशो है? इससे समझेंगे कैसे हम लोग? 7% to 140%, मतलब एस्टिमेट भी नहीं बांध सकते कि कितना वो है। हमने तो वैसे भी ब्लैक मनी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया,
सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्विस बैंक की अगर बात करें कि कोविड के टाइम पे 2020-21 2 साल में रिपोर्ट आया था बाद में कि स्विस बैंक में जितना पैसा था इंडिया से वो पैसा 3 गुना बढ़ गया। बताओ, यहाँ कोविड में लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है, वहाँ पैसा बढ़ रहा है, ऐसे कैसे बढ़ रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा। 2007 में भी स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा अमाउंट इंडिया का था। सेकेंड नंबर पे था रशिया का अमाउंट था $256 बिलियन, हमारा था $1456 बिलियन। अंतर देख रहे हो पहले और दूसरे में। हमारा काम ऐसे ही, हम जहाँ पहले जाते हैं ना एकदम फाड़ के आते हैं, हमारे दूर दूर कोई नहीं रहता, फिर ऐसा ही रहता है लगभग। तो यहाँ बेसिकली बहुत समस्या है इंडिया में। तो अभी इतनी मेहनत कर 10 बार हमने लोकपाल बिल लाया था पार्लियामेंट में। सबसे पहले इंदिरा गांधी, अच्छा हम लोग कांग्रेस को भी ऐसे नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ही दोषी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने लाया, पास नहीं हुआ, फिर इंदिरा गांधी ने लाया, पास नहीं हुआ, फिर मोरारजी देसाई ने लाया, जनता दल बीजेपी, पास नहीं हुआ, फिर राजीव गांधी लाया, पास नहीं हुआ, फिर वीपी सिंह लाया, जनता दल, पास नहीं हुआ, फिर पीवी नरसिम्हा राव लाया, नहीं हुआ पास, फिर अटल बिहारी वाजपेयी लाए, 8 टाइम हो गया, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए 9 बार हो गया, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए, नहीं हुआ पास 10 बार। तब जाके एड़ा अन्ना मतलब अन्ना हजारे ये उठे, दिल्ली में अनशन हुआ, तब जाके जो प्रेशर बना गवर्नमेंट पे, फाइनली लोकपाल बिल 2014 में पास हुआ। 2014 से आज 11 साल हो गए। यहाँ इंडिया के लोगों को ये तक नहीं मालूम कि भाई अभी फिलहाल कौन लोकपाल है और वो क्या काम कर रहे हैं। एक अब तक केस नहीं आया इतना बड़ा। आप बताओ, इतनी मेहनत करके एक पोस्ट बनाते हो, बोलते हो कि देश का करप्शन खत्म करने के लिए हमने बना के रख दिया, एक करप्शन का मामला नहीं आज तक टीवी के सामने आया कि उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। वो तो जान दो, अभी जो लोकपाल हैं रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा ही नाम उनका, उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए कुछ लग्जरियस कार्स, उन्होंने बताया है, कोटेशन भेजा है गवर्नमेंट को। जो कार्स का कोटेशन भेजा है, जितने भी कार्स का, उसका टोटल एस्टिमेटेड है 5 करोड़। तो शायद लोकपाल का ये कहना है कि जब तक 5 करोड़ की गाड़ी नहीं आती हम नहीं बैठेंगे, तब तक करप्शन तो नहीं होगा खत्म। पहले गाड़ी दो, उसके बाद हम सोचेंगे करप्शन खत्म करना है कि नहीं करना। ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। एनीवेज, चलो टैग के बाद हम नेक्स्ट कमेटी देखेंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसका भी पहले कंपोजिशन देख लेते हैं उसके बाद। 1964 में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इस्टेब्लिश होती है कृष्णा मेनन के रिकमेंडेशन पे। जब ये कमेटी बनी तो पहले इस कमेटी में टोटल मेंबर्स थे 15 में से लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5। 1974 में लेकिन ये नंबर्स रिवाइज हुए और 1974 से इस कमेटी में मेंबर्स बैठते हैं 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। सारे मेंबर्स 1 साल के लिए इलेक्टेड रहेंगे। इलेक्शन सेम, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। सेम रूल इन्हें भी लागू होता है कि कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। दूसरी ज़रूरी बात कि इस कमेटी का जो चेयरमैन रहेगा, देखो इस कमेटी में दोनों हाउस के हैं ना मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस के हैं, लेकिन इस कमेटी का जो चेयरमैन रहेगा ये कभी भी इन 15 लोकसभा के मेंबर्स में से रहेगा, 7 राज्यसभा के मेंबर्स में से कभी भी कोई भी मेंबर चेयरमैन नहीं बनेगा। मतलब लोकसभा का ही मेंबर यहाँ का चेयरमैन रह सकता है, राज्यसभा का नहीं। लास्ट, कमेटी का काम क्या है? तो कमेटी का काम ना लगभग पैक जैसे ही है, लेकिन पैक के काम में और पुक के काम में हल्का सा फर्क है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का काम ये है कि ये भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग ही करेगा, लेकिन किन चीज़ों का या फिर किसका? डिपार्टमेंट्स का नहीं, मिनिस्ट्रीज का नहीं, गवर्नमेंट के खुद के इंटरप्राइजेस है ना, कंपनीज है ना, LIC है, GIC है, ONGC है, गेल है, भेल है, सेल है ना, इतने सारे कंपनीज है ना। तो कंपनी है तो भाई कंपनी का भी टर्नओवर है, उनको भी रिसिप्ट है, उनके भी एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब बैलेंस शीट तो उनका भी बनेगा ना। तो सारे पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं, उन सारे कंपनीज का ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का काम PUC का। क्लियर? गवर्नमेंट के कंपनीज का। अच्छा, लास्ट कमिटीज में ना मैं इस बात को क्लियर कर दूं। जैसे देखिए कमिटी, एस्टिमेट कमिटी थी, ये हमने सिर्फ, अच्छा अब तक हमने जितने 3 कमिटीज देखी हैं, तो जैसे पैक है तो पैक में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हैं, अंडरटेकिंग कमिटीज़ में भी दोनों के मेंबर्स हैं, लेकिन एस्टिमेट कमेटी में बस लोकसभा के मेंबर हैं।
तो लोकसभा के ही मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर्स को हमने बिल्कुल भी मतलब कोई उनका कुछ रोल ही नहीं दिख रहा है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न रह सकता है, आपको क्या लगता है? अगर मनी बिल है तो मनी बिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लोकसभा के साथ रहता है, राज्यसभा के साथ तो वैसे भी कुछ नहीं है। सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब एक्सपेंडिचर्स के डिमांड्स ये लोकसभा में ही रखे जाएंगे। राज्यसभा को तो 14 दिन के अंदर पास करना है, नहीं करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली पास होता है, तो उनका वैसे भी कोई रोल नहीं, वो क्यों एस्टिमेट बनाए फिर? इसलिए लोकसभा के ही मेंबर दिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ के चेयरमैन के बारे में शायद हमने बात नहीं किया। हाँ, लिखा है ना, चेयरमैन जो है वो लोकसभा के, हाँ, और यहाँ और एक जैसे पैक का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन लीडर का है मेंबर। एस्टिमेट ये रूलिंग पार्टी से ही रहेगा, रूलिंग पार्टी से रहेगा। भाई ऐसा है कि देखो एटलीस्ट दूल्हे को डिसाइड करना चाहिए कि है ना उसने कितना शादी में खर्च करना है। समझ में आई क्या बात? हाँ, अपोजिशन पार्टी को देंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी ना। DRSCs, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, पहले ये है क्या उसे समझते हैं, बाकी तो सेम हमें कंपोजिशन ही समझना है। तभी मैंने जैसे आपको कहा बताया कि इतना बड़ा देश है, इतना ज़्यादा काम है, और इतने बड़े देश का काम पार्लियामेंट बस साल में 2 बार मिल के करे, संभव है? असंभव है। अब असंभव है तो मामला ये है कि ये पूरे साल भर काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, काम किसका चलना चाहिए? तो काम चलना चाहिए डिपार्टमेंट्स का, है ना। कॉमर्स डिपार्टमेंट है भाई, उनका साल भर काम चलना चाहिए, तो जाके हम देश चला रहे हैं ना, देश का काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉमर्स डिपार्टमेंट है, या फिर आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या फिर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। अगर हमने इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक कमिटीज अपॉइंट कर दिए और उस कमिटीज में हमने कुछ मेंबर्स दे दिए और उनके ऊपर काम सौंप दिए कि भाई आपने इस पूरे डिपार्टमेंट का काम चलाना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो डिपार्टमेंट मतलब उस मिनिस्ट्री का जो हेड रहेगा वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ही रहेगा। जैसे आपके कभी भी कॉमर्स मिनिस्ट्री का हेड जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर है, बात वो नहीं है। लेकिन काम करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत रहेंगी उन लोगों को अगर हम लोग उस स्पेसिफिक कमिटी के मेंबरशिप अगर उनको दे दिया जाए तो भी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो हम इस तरीके से डिपार्टमेंट्स का काम पूरा करने के लिए अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज़ को हमने बनाया है, स्टैंडिंग कमिटीज़ हम लोग चलाते हैं। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या है ये क्लियर है। ऐसे जितने भी आज है 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उसमें से एक है कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी, एक है फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी, एक है डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी, एक है एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी, और हर एक कमेटी उन डिपार्टमेंट का अपने डिपार्टमेंट का काम जो है वो साल भर देखेंगे। क्लियर? ठीक। तो ऐसे DRSC सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे 1993 को, सबसे पहले, ऐसा नहीं कि पहले से हैं, 1993 से हैं। तो जब 1993 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारे कंट्री में टोटल 17 स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, ऐसे अलग अलग 17। उस टाइम पे हर एक स्टैंडिंग कमेटी में टोटल 45 मेंबर्स रहते थे, एक कमेटी में 45, उसमें से लोकसभा के 30, राज्यसभा के 15। लास्ट टाइम लेकिन 2004 में ये कमिटीज़ रिवाइज किए गए, मतलब कमिटीज़ के नंबर्स रिवाइज किए गए। आज हमें 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ दिखते हैं। उस 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ में वो क्या कर दिया हमने, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसमें से 16 एक तरफ कर दिया हमने और एक तरफ कर दिया है। क्या किया है, 16 जो है वो लोकसभा के कंट्रोल में रखा, सुपरविजन में रखा। सुपरविजन में बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 16 जो है वो लोकसभा के मेंबर्स बैठ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, सुपरविजन में है वो लोकसभा के, एंड रिमेनिंग 8 जो है वो राज्यसभा के सुपरविजन में। इस तरीके से 24 कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज़ हमें दिखेंगे। लोकसभा के सुपरविजन में 16, राज्यसभा के 8, और आज हर एक स्टैंडिंग कमेटी में टोटल मेंबर्स बैठते हैं 31, हर एक। उसमें कमिटियाँ, उसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10, ऐसे एक कमेटी में 31। इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूज नहीं होना है, हम ये नहीं बोल रहे कि 16 लोकसभा के हैं, नहीं,
16 लोकसभा के होंगे तो फिर उसमें सारे के सारे लोकसभा के मेंबर्स रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कॉमन है। बस हमने 24 में से 16 को लोकसभा के सुपरविजन में रखा, 8 को राज्यसभा के सुपरविजन में रखा। हर एक कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। 21 लोकसभा से राज्यसभा के 10। अच्छा, यहाँ पे भी सेम हिसाब है। वो हिसाब ये कि स्टैंडिंग कमिटीज में भी कोई भी मिनिस्टर ये मेंबर नहीं रह सकता, यहाँ पे भी सेम। और हर एक मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है वो 1 साल के लिए ही, और सेम सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से चुन के आएंगे ये। उसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि स्टैंडिंग कमिटीज़ में जैसे कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी, साइंस एंड टेक्स स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी, डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी। चलो, ये जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थे वो हमने देख लिया। अब जो बेसिक और जो जनरल कमिटीज़ है, जो लोकसभा राज्यसभा के हाउस का काम करते हैं, काम चलाते हैं, वो कमिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। जनरल कमिटीज़ में फर्स्ट डालिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। देखिए, कभी भी लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद नई सरकार जब भी आती है और उनका जब भी सेशन होगा उस लोकसभा का, तो वो सेशन होने के पहले सबसे पहले जिस कमेटी को हमें शुरू करना रहेगा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रहेंगी। सबसे पहली कमेटी जो बनेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रहेंगी। वो क्यों, उसे समझते हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को हम सबसे पहले इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, लोकसभा और राज्यसभा का जो भी सेशन चलेगा, उसका प्रॉपर टाइम टेबल बनाने का काम इसका रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करेंगे कि कितने दिन के सेशन चलेगा, किस दिन कौन सा बिल लाया जाएगा, किस दिन क्या काम चलने वाला है, उसका पूरा टाइम टेबल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाएगा। हाउस का टाइम टेबल बनाने का काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, और इस कमेटी का चेयरमैन उस हाउस का स्पीकर ही इस कमेटी का चेयरमैन रहता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा के लिए अपनी अलग है, राज्यसभा के लिए अलग है, ठीक है। ऑफकोर्स भाई राज्यसभा का भी तो काम चलेगा ना। तो लोकसभा के कमेटी में टोटल 15 मेंबर्स बैठते हैं एंड राज्यसभा के कमेटी में 11 मेंबर्स। मुझे बस आप थोड़ा याद करके बताओ कि आपने एक बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का नाम सुने हैं, और बस 2 दिन पहले की बात है। अच्छा, सुने हो इतना याद आ रहा है? हाँ, कहाँ सुने वो याद नहीं है। नो डे येट नेम मोशन, ये मोशन पढ़े हमने। मामला ये था कि कोई मेंबर जब स्पीकर को अपना बिल देता है तो उसका नाम तो रजिस्टर हो जाता है, लेकिन उसको टाइम नहीं मिल पाता। जब उसको टाइम नहीं मिला है तब फिर वो एक मोशन रखेगा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फिर एक दिन और एक समय उसको देंगी, ठीक है। तो ये कमेटी फिर उस टाइम पे उन्हें देती है, ठीक। चलो, इसके बाद का कमेटी डालो प्राइवेट मेंबर, ऐसे लिखना कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। ये कमेटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि एक बात वैसे भी रहेगी आपको बताने की। देखिए, सेशन में जो भी बिल रखे जाएंगे, बिल पास किए जाएंगे, तो बिल 2 टाइप के रहते हैं, पब्लिक मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। इसके पहले हमने देखा है, अगर मिनिस्टर रखता है तो उसको हम लोग पब्लिक मेंबर बिल कहते हैं, लेकिन सिर्फ वो हाउस का मेंबर है तो उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। उसके लिए लेकिन एक रूल है, इनका जो सेशन चलता है, ये सेशन मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे आराम। अब ये जो मंडे टू फ्राइडे का काम है, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स ऐसे हैं कि अगर पब्लिक मेंबर बिल रखना और अगर वही बिल प्राइवेट मेंबर बिल हो, मतलब किसी सिर्फ मेंबर को बिल रखना है, के लिए ना कुछ स्पेसिफिक जो है वो रूल्स है। और रूल्स ऐसे है कि कोई भी मेंबर जो प्राइवेट मेंबर है, जो मिनिस्टर नहीं है, उसको अगर बिल रखना है तो वो सेशन शुरू होता है उस वीक के सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को रख सकता है। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो पब्लिक मेंबर बिल आ सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आते। प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ फ्राइडे ही आ सकते हैं, और वो भी ऑल्टरनेट फ्राइडे। समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी ये जो सेशन चला, ये चला 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर, तो एक वीक चला होगा 1 से 7 तारीख तक। उसके बाद चला होगा 8 से जो भी सामने 14, 15, 16 तारीख होगा, ठीक है। उसके बाद चला होगा आपका 16 से 21 तारीख तक।
3 वीक चला ना, तो समझ के चलो कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल रखना था तो आप चलो फर्स्ट वीक के फ्राइडे में ले आओ, 5 तारीख को शायद आ जाएगा। आपने इस टाइम पे इस फ्राइडे को रखा तो अब इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट फ्राइडे नहीं आ सकता है, उसके बाद के फ्राइडे आ सकता है, ऑल्टरनेट फ्राइडे ही प्राइवेट मेंबर बिल आ सकता है। क्लियर? ठीक है। तो अब ये जो बिल रहेंगे, ये बिल तो इसमें से कुछ प्राइवेट मेंबर बिल रहेंगे, कुछ पब्लिक मेंबर बिल रहेंगे। अब लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल रहेंगे उसको इतना कुछ इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता। ऑफकोर्स मिनिस्टर्स के बिल जो है वो सबसे पहले लगाया जाएगा, प्राइवेट मेंबर कौन देखेगा। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इस सेशन में एग्जाम्पल के लिए समझ के चलो कि 10 मेंबर्स उठ के बोल रहे हैं कि भाई हमें अपना बिल रखना है, रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने बिल रखना है तो बिल किसे देना है, तो देखो कैसा है, इतना 10 प्राइवेट मेंबर बिल्स को एंटरटेन कोई नहीं करने वाला। हम ये देखेंगे कि 10 में से कौन सी इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट हो गए उसको हम लोग सामने करेंगे। समझ में आई बात? अब वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्या नहीं, इन प्राइवेट मेंबर्स बिल पे जिसको कह सकते हैं हम लोग की डिसीजन लेने के लिए अगर हमने कमेटी ही अपॉइंट कर लिए, प्रॉब्लम नहीं। तो जो प्राइवेट मेंबर्स रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं, उन्हें अगर बिल अपना लाना है हाउस में तो उन्हें भेजना रहता है इस कमेटी के पास, और फिर ये कमेटी डिसाइड करेंगी कि इनके पास जो बिल आया है उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, और फिर वो इंपॉर्टेंट बिल्स को सामने ले जाएंगी। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल का स्क्रूटिनी ये कमेटी करता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल का स्क्रूटिनी करने का काम ये कमेटी, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी सिर्फ लोकसभा में है। लोकसभा में 15 मेंबर्स बैठते हैं, राज्यसभा में ये कमेटी नहीं है। राज्यसभा में एक कमेटी नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों भाई राज्यसभा के मेंबर्स को, मतलब प्राइवेट मेंबर को बिल रखने का राइट नहीं है क्या? है, रख पाएंगे, मतलब रखते हैं, कोई इशू नहीं। फिर वहाँ पे ये काम कौन देखता है, क्योंकि ये कमेटी तो है नहीं, राज्यसभा के लिए कमेटी नहीं बनाया है, लेकिन राज्यसभा के जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वही ये काम देखती है। प्राइवेट मेंबर्स बिल का स्क्रूटिनी करने का काम बीएसी देखेगा। हाँ, क्योंकि इतने हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, इतने स्टैंडिंग कमेटी के हर एक कमेटी में 31 है ना, एस्टिमेट कमेटी ये है, और भी बहुत सारे कमेटी, तो वो ओवरलैप हो गई। सिलेक्ट इस कमेटी के बारे में बताने की, समझाने की ज़रूरत है क्या? इक्वली देखा है ना, याद है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जब हाउस में कोई बिल आता है हमारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें से एक ऑप्शन रहता है ना कि उसको हम लोग बेहतरीन बनाने के लिए सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। तो बड़ा सिंपल हिसाब है, किसी भी बिल को कंप्लीट करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए हम उस हाउस में सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम मेंबर्स थोड़ी ना डिसाइड कर पाएंगे। डिपेंड्स वो बिल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मेंबर्स ज़्यादा रहेंगे, कम इंपॉर्टेंट होगा 2-4 मेंबर्स रखेंगे, बात खत्म। टेम्परेरी पहली बात तो कमेटी है, ठीक है। तो लिखो कि बिल को परफेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और मेंबर्स डिसाइड नहीं है, इंपॉर्टेंस देख के मेंबर्स रहेंगे। कमिटी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, याद है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे हमने देखा था ना, कंडीशन में देखा था कि भाई वो पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये पोस्ट होल्ड करके ना रहे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब एक भाषा में हम लोग उसको, सिंपल भाषा में उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जिसको ना किसी स्पेसिफिक काम के लिए कुछ सैलरी मिलती है उस पोस्ट को हम लोग कहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जिसको स्पेसिफिक किसी काम करने के लिए कोई पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल दूं मैं, मिनिस्टर्स ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते, गवर्नर नहीं आते, प्रेसिडेंट नहीं आते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते। क्यों नहीं आते वो समझा दो। जैसे मिनिस्टर्स को मिनिस्टर के नाम से बिल्कुल भी कोई सैलरी नहीं मिलता। उनको जो सैलरी मिलता है ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से ही मिलता है। और पहली बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो मिलता है ना वो भी उनको भी सैलरी के नाम से नहीं मिलता। पता है क्या नाम से मिलता है? देश की सेवा कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसके नाते हम उनको 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं उनके कुत्तों को बिस्किट खिलाने के लिए, और कुछ नहीं। हम जो सेवा दे रहे हैं उसके बदले हम लोग दे रहे हैं, तो उसको हम लोग सैलरी के नाम से नहीं। तो आपका मिनिस्टर भी है ना, तो उसको भी उतना ही मिलेगा जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रहा है। बस वो मिनिस्टर है इस नाम से उनको 2000 रुपये जो है वो मिलता है अलाउंसेस। अब अलाउंसेस सैलरी में थोड़ी आता है, अलाउंसेस सैलरी में, सैलरी अलग है, अलाउंसेस अलग है, उनको बस अलाउंसेस दिया जाता है। तो ये तो सैलरी में कैलकुलेट नहीं होता है। लेकिन एग्जांपल लेंगे,
प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने, जिसने भी अपने मिनिस्ट्रीज में से किसी मिनिस्टर्स को, 2-4 मिनिस्टर को और कोई काम सौंप दिया उनके मिनिस्ट्री के अलावा, और उनको कह दिया कि भाई आप ये काम करो, मैं डिपार्टमेंट से आपको इसके लिए ना अलग सैलरी दूंगा। वो अगर अलग उन्हें कुछ मिल रहा है, मतलब वो अब काम कर रहे हैं पैसे के लिए और उस काम से उनको पैसा भी मिल रहा है, अगर ऐसा होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़े चतुराई से आम आदमी पार्टी के लगभग 16 मेंबर्स थे वो, जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम से जो है ना उनका मेंबरशिप ही छीन लिया था यहाँ से, असेंबली से, दिल्ली असेंबली से। ठीक है, तो उसके लिए फिर कोई ना कोई तो छानबीन करता होगा। तो छानबीन करने के लिए प्रॉपर एक कमिटी रहती है, वो देखेंगे कि कौन मिनिस्टर या फिर कौन मेंबर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके है, और अगर होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए रिकमेंडेशन ये कमिटी करेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये जो कमिटी है, इस कमिटी में जो मेंबर्स रहेंगे, ये एक जॉइंट कमिटी है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स रहते हैं। 15 मेंबर्स में से लोकसभा के कुछ, राज्यसभा से कुछ, लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5। कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी, इसके कोई स्पेसिफिक वैसे मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन आपको कि ये कमेटी सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुई थी 1997, और उसके बाद फिर लोकसभा में भी, लोकसभा में वो दिखती है सन 2000 से। समझते हैं कि क्या है कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी। बहुत बार हम इस कॉमन वर्ड को ना बहुत मतलब एक स्पेसिफिक मीनिंग से समझते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हम लोग आचार संहिता कहते हैं, है ना, आचार संहिता। तो अगर मैं भी आपको पूछूं तो आपसे भी लगभग सेम ही आंसर आएगा कि क्या रहता है ये आचार संहिता। हाँ, ये ही आंसर लगभग आता है मुझे हर बहस से कि भाई इलेक्शन के टाइम पे जो लागू होता है कि आपने एक टाइम के बाद प्रचार नहीं करना है, प्रमोशन नहीं करना है, उसे हम लोग आचार संहिता कहते हैं। सही आंसर है, लेकिन ये मतलब बस उसका एग्जाम्पल है। आचार संहिता मतलब क्या कि आपका कंडक्ट, मतलब आपका आचार, मतलब आपका एटीट्यूड या फिर आपका जिसको कहेंगे कि बिहेवियर किस टाइम पे किस तरीके से रहेगा। जैसे अभी इलेक्शन है महानगर पालिका के, क्या धूम मच रही है महाराष्ट्र में, ऐसा लग रहा है कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। इतना पॉलिटिक्स तो देखने लायक है, कुछ बचा ही नहीं पॉलिटिक्स में, कुछ बेस ही नहीं बचा आइडियोलॉजी का पॉलिटिक्स के। एक जगह तो धुरंधरों ने माहौल कर दिया, बीजेपी कांग्रेस अलायंस में आ गई। बताओ यार, मतलब क्या क्या हो सकता है, छोड़ो, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, मामला ये है कि अभी अगर यहाँ इलेक्शन है तो इलेक्शन में अभी तो सबको प्रमोशन करने का इक्वल राइट है, सब अपने हिसाब से करेंगे। अब तक तो बहुत कुछ हो गया होगा गांव में, बेसिकली लोगों को अच्छा खासा खाना पीना सारी चीज़ें मिल गई होगी, लेकिन एक स्पेसिफिक दिन के बाद ये सारा प्रचार बंद हो जाएगा और कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी टाइप से प्रचार नहीं कर पाएगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन ना है ना, नारेबाजी कुछ नहीं, सारा बंद। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग दे रहे गाइडलाइंस कि आपने किस समय में आपका कंडक्ट कैसा रहे, आपका आचार कैसे रहे। तो ये भी इतने प्रतिष्ठित मेंबर्स हमने यहाँ भेजे हैं लोकसभा राज्यसभा के, ये लोक प्रतिनिधि है ना, लोक प्रतिनिधि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव भाई इनका भी तो कोई गाइडलाइन रहना चाहिए ना कि हाउस में आपका आचार कैसे रहे, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप हाउस में एंट्री ले लिए तो आप बेसिकली बोलते समय या फिर आपका एक्शन करते समय आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका कुछ ना कुछ तो रहेगा। नहीं तो पता चला कि भाई कुछ मिनिस्टर है, झारखंड से आया है या फिर और कहीं से आया है, बैठे हैं कोने में, एक पुड़ी निकाल रहा है, दूसरा चूना निकाल रहा है, घोटना शुरू हो गया उनका, आचार संहिता का ये भंग हो जाएगा। आप यकीन मानिए कर्नाटका में एक बार क्या हुआ, कर्नाटका विधानसभा की बात कर रहा हूँ, सबसे बैक बेंचर्स थे वो, सबसे लास्ट बेंच में बैठ के लगभग जिनका एज 60-65 है वो मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, और बाद में फिर सामने जब उसका वो हुआ सारा परीक्षण तो समझ में आया कि दोनों जो भाई साहब है पोर्न वीडियो देख रहे थे असेंबली में बैठ के।
आप सोचो ये कितना खिलाफ है आचार संहिता के। और भी बहुत सारी चीजें रह सकती है कि भाई आपने हाउस में आने के बाद आपका आचार किस तरीके से रहना चाहिए, आपका कंडक्ट किस तरह से रहना चाहिए, ये गाइडलाइन उनको देना तो जरूरी है ना। तो उनको गाइडलाइंस तो मिल जाती है, लेकिन गाइडलाइंस मिलने के बाद उनका आचार सही में उस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उस मेंबर पे एलिगेशंस लगा के उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई कमिटी रहनी चाहिए ना, तो वो काम करेंगी कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है मेंबर्स का, 97 से राज्यसभा, लोकसभा में सन 2000 से हमें दिखती है। देन दो कमिटीज को एक साथ मैं पहले कंपोजिशन रखता हूँ फिर समझ जाता हूँ। एक है वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी एंड दूसरा है SC एंड ST वेलफेयर कमिटी, वेलफेयर कमिटी ऑफ SC एंड ST। पहले कंपोजिशन देख लेते, उसके बाद समझते क्या है। वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी एंड SC एंड ST वेलफेयर कमेटी। वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी 1997 से है। कमेटी में टोटल मेंबर्स 30 बैठते हैं। 30 में से कुछ लोकसभा के हैं, कुछ राज्यसभा के। लोकसभा के 20, राज्यसभा से 10। और वेलफेयर कमेटी ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स भी सेम ही है सारी चीज़ें। 1997 से 30 मेंबर्स, 20 लोकसभा से, राज्यसभा के 10। लिख लो। इनको समझने के पहले हम कुछ कमीशंस देखेंगे। आपको शायद पता होगा कि हमारे देश में एक कमीशन है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। पता है कि ऐसा कुछ है? है ना, मतलब कभी कभी आते हैं बस नाटक करने के लिए, मतलब निर्भया जैसे बड़ा कुछ हो जाए या फिर और कुछ हो जाए तो आते हैं, फिर ये कमीशन सामने आता है। अरे एक राष्ट्रीय स्तर पे कमीशन है जिसको हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स कहते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन नहीं है इसको, लेकिन फिर भी इसमें ऑफकोर्स चेयरमैन, देन वाइस चेयरमैन, मेंबर्स ये वुमेन्स रहेंगे। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि देश भर में महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, देश भर में महिला सुरक्षा का क्या हो। अगर समझ के चलो कहीं पे कुछ हो जाता है, रेप केस होती है या फिर कुछ होती है, तो उस लेडी को, उस लड़की को मतलब इंसाफ मिल पाए, इसको लेके बिल्कुल यही जो है वो सामने दिखेंगे आपको लगभग। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, बहुत बार नाटक ही रहता है, बहुत बार तो दिखते ही नहीं। अभी जैसे वो कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला हुआ था, भाई वो दिल्ली की लेडी है योगिता नाम की, उसने वो लड़की के लिए कितने साल तक वो लड़ रही है, योगिता नाम की वो लेडी। जब हाई कोर्ट का इस तरीके से उसका बेल का डिसीजन आया था तब भी उसने प्रोटेस्ट की थी कुछ लोगों को लेके, तो वहाँ दिल्ली पुलिस पहुंच गई, उनको कहने लगा कि भाई आपको राइट नहीं है, आप कैसे ऐसे कैसे परमिशन लेके हमारा प्रोटेस्ट करने के लिए आप कैसे बैठ गए हो, चलो अंदर, मतलब सीधा जेल में डालेंगे नहीं तो हम। वहाँ पुलिस का बिहेवियर देखने लायक था भाई, मतलब जिसको बेल मिल रही है उसको रेप करने का राइट है और जिसका रेप हुआ है उसको प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है। फिर ऐसे नहीं हट रहे तो फिर वुमेन कांस्टेबल्स को बुलाया गया, उन्होंने घसेट के इनको भगाया वहां से। इंडिया गेट में ये सारी चीजें चल रही थी। ऐसे मामलों में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स क्या करते रहता है, ये सही में सोचने वाली बात है। इसलिए तो मैंने कहा नाटक के टाइम पे आते हैं बस और कुछ नहीं करते, लेकिन है एक राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कमीशन है जिनका काम है कि वो ईयरली एक रिपोर्ट बनाए कि भाई देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, देश में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं, हम लोग उन्हें किस तरीके से मजबूत रख सकते हैं, उनका सिक्योरिटी कैसे देख सकते हैं, उसका एक ईयरली रिपोर्ट नेशनल कमीशन है तो वो भेजेगा ही भेजेगा। अब ये कमीशन का रिपोर्ट अगर जाएगा तो वो रिपोर्ट कहाँ जाएगा, तो वो रिपोर्ट जाता है इस वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी के पास, जो लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट कमेटी है। वो उस रिपोर्ट और रिकमेंडेशन पे स्टडी करेगा और फिर उन चीजों को रखा जाएगा पार्लियामेंट पे। ठीक है, तो इस कमेटी का काम है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन का स्टडी करके पार्लियामेंट के सामने वो बातें रखें। सेम ये जो दिख रहे हम लोग वेलफेयर कमीशन ऑफ SC ST सेम ही रहेगा, बस यहाँ हमें एक कमीशन देखना है। दो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, आर्टिकल 338 एंड 338A। आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और 338A है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
सेम इनका काम। वैसे अपने अपने देश में ऐसे बहुत सारे नेशनल कमीशन है ना, मतलब जैसे मैं बताए दूर रही, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, है ना, ऐसे बहुत सारे कमीशन है। अब इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हमने देखा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने बताया, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेम अब नेशनल कमीशन फॉर एससी है या एसटी है, इनका काम क्या है? शेड्यूल कास्ट के लिए जो कमीशन है वो देखेंगे कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रोटेक्शन, उनका एम्पावरमेंट, ये किस तरीके से होगा, उनका वेलफेयर कैसे होगा। जैसे यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने अपना ईयरली रिपोर्ट भेजा है, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स भी अपना अपना ईयरली रिपोर्ट भेजेंगे ना, तो सेम वो भेजेंगे तो वो जाएगा वेलफेयर कमिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के तरफ। ये इनके रिकमेंडेशन के स्टडी करके बातों को रखेंगे पार्लियामेंट के साथ, सेम ही है। गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी नेक्स्ट, कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस के लिए ये कमेटी है। लोकसभा के कमेटी में 15 मेंबर्स बैठते हैं, राज्यसभा के कमेटी में 10 मेंबर्स। अब देखो हर एक गवर्नमेंट का काम ये है, जैसे अभी हम लोग जनवरी में आ गए, इस साल का तूफान इलेक्शन होने वाला है 2 महीने के बाद, मार्च में वेस्ट बंगाल तूफान ही रहेगा, गजब का इलेक्शन रहेगा। मैं शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अगर बीजेपी आ गई तो आप सारे आशा छोड़ देना इसके बाद की, और अगर ममता बनर्जी आई तो आप सोचना कि टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है, सही में। नहीं तो अगर बीजेपी सही में आ गई तो समझ जाना कि सारा अपोजिशन मर गया। अभी अगर बीजेपी को कोई टक्कर, आप देखो यहाँ हम लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी के अपोज में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन है कुछ प्रेडिक्शन, है कुछ डर, बहुत सारी चीज़ें, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम लोग एक अलग आइडियोलॉजी में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डैमेज होते जा रही हैं। ये रिकवर नहीं होने वाली, यहाँ से रिकवर होने के लिए ना 100 साल लगेंगे। जितना डैमेज हो चुका है, जितना डैमेज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं। एटलीस्ट ऐसे इंस्टीट्यूशनल या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिनके ऊपर हम लोग होप्स रख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें वो संभाल सकते हैं, वो बॉडीज़ पे भी अब कितना होप्स रखे ना, ये भी बड़ी मतलब दिक्कत वाली बातें आ रही हैं, हो रही है। जिस तरीके से पास जजमेंट्स आए हैं, पास केसेस के बारे में सोचा गया है। कल भी मैंने आपको 2 केस के बारे में बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कितना ईजीली एक को सीधा अंदर डाल दिया, दूसरे को कह रहे हैं कि चलो भाई इनको कोई कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मतलब कैसा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों पार्टीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रूलिंग पार्टी और दूसरा अपोजिशन पार्टी। अगर किसी कंट्री में अपोजिशन पार्टी अगर होगा ही नहीं, काहे का डेमोक्रेसी, बकवास डेमोक्रेसी। वो चाइना वाले बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना वाले बोलते हैं हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। बता दो काहे का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनका, उनके लोगों को वोट करने का राइट नहीं, आप बोलते हो डेमोक्रेसी है। उनके कंट्री में एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा कुछ पार्टी है ही नहीं। पता है उनके असेंबली में कितने लोग बैठते हैं? एक ही असेंबली में है, सिंगल हाउस, उनके असेंबली में बैठते हैं 3037 लोग, 3037 मेंबर्स हैं। इतने लोग आते हैं, साल में एक ही बार सेशन भरता है। सेशन कितने दिन का रहता है? 1 हफ्ता या बोथ हो गया 2 हफ्ते। अब सोचो कि ये 3000 लोग ये 15 दिन क्या काम करते होंगे? काम करने की जरूरत ही नहीं है ना। काम तो तब होगा जब हम लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे और गवर्नमेंट उसका आंसर देगा, तब तो अरे वहां दिखेगा ना हमें डेमोक्रेसी। ये अपोजिशन पार्टी का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अपोजिशन पार्टी हमारे तरफ से गवर्नमेंट को क्वेश्चन करती है और उस क्वेश्चन का आंसर देना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आप सोचो चाइना में कौन क्वेश्चन करेगा? सारे के सारे 3000 लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वहाँ के जजेस भी कम्युनिस्ट पार्टी के रहते हैं, वहाँ का चेयरमैन मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सब एक ही पार्टी के। वैसे थोड़ी बनाना है हमें सिंगल पार्टी सिस्टम, एक ही आइडियोलॉजी। नहीं भाई, डेमोक्रेसी रहेगा और डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म के आधार पर रहेगा। हर जीव जंतु को, मतलब फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, इक्वल राइट्स रहेंगे और इक्वल प्रोटेक्शन रहेगा। सिर्फ राइट्स दे के नहीं होगा, प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ें डैमेज होते जा रही हैं। जिन लोगों को मजा आ रही है, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, वो भी लोग एक दिन पछताएंगे। आपने अगर वो मूवी देखी होगी जिसमें वो कांचा चीना था, पहले अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, उसके बाद ऋतिक रोशन का डबिंग आया था, कांचा चीना, वो देख लेना कभी।
तो कांचा चीना पहले जैसे गांव के लोगों को बहला फुसला के अपने फेवर में करता है और वो मास्टर जी को मार देता है ना, है कौन सा, अग्निपथ, यस। और उसके बाद तो चलो पहले तो पूरा फेवर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वही सारे लोग उस कांचा चीना के पैर के नीचे गुलाम बन के जीते हैं और रोते हैं। ऐसे हाल हो के बाद में सुधर जाना ही उसमें बेहतरी है कि सब साथ में शांति से, प्यार मोहब्बत से इस देश में जिए। बड़े मुश्किल से हमने देश आज़ाद किया है, लेकिन आज़ादी के बाद अब सही में एटलीस्ट मतलब कुछ सालों से तो बड़ा रोना आता है जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। तो मामला ये है कि ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट एश्योरेंस देते रहता है। अब वेस्ट बंगाल में ऑफकोर्स प्रचार चलेगा, ममता बनर्जी अपने एश्योरेंस देंगी, मोदी जी अपने एश्योरेंस दे देंगे। हर यहाँ महानगर पालिका के इलेक्शन चल रहे हैं, सबके अपने एश्योरेंस है। बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं, बड़ी बातें होती है। इनके मुंह को त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं की तोंडाला हाडा नाही, जिभेला, है ना, वो कैसी भी चलती ना, जब जैसी भी चलती है, जो मुंह में आता है जब बक देते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग मराठी में ऐसा। तो मामला ये है कि ये स्टेज पे बैठे हैं, खड़े हैं, इनके मुंह में जो आएगा ना प्रोमिसेस कर देते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हिमालय लेके आएंगे, यहाँ पे ये होगा वो होगा। लेकिन जब सरकार में आ जाते सब भूल जाते हैं, सरकार में आ जाते तब भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये बात खुद शाह जी ने मानी थी कि 2014 में, नितिन गडकरी साहब का भी ये स्टेटमेंट था कि 2014 के प्रमोशन में हमने तो मतलब हमारा जो एडवाइज़र था उन्होंने यही एडवाइस किया था कि देखो भाई, आपको एक ही तरीका आपके पास, जो प्रॉमिसेस जैसे लगता है कर दो, सोचो ही मत कि क्या होगा, कैसे फुलफिल करेंगे, कर तो दो। वैसे भी नहीं करोगे तो शायद नहीं आओगे। एटलीस्ट लोगों को प्रॉमिसेस मिलेंगे तो बातें ऐसे रखो ना लोगों के सामने कि लोगों को कुछ नया लगे कि हाँ भाई ये तो हमें आज तक नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। पता है ये एडवाइस कौन था एडवाइजर, पता है आपको? बीजेपी का 2014 में प्रशांत किशोर हेड एडवाइजर था बीजेपी का। बेसिकली बीजेपी आई तो उसके एडवाइस से आई, और ये दोनों ने माना है ये बात, नितिन गडकरी जी ने भी माना है, अमित शाह ने जी भी माना है कि हमने जितनी बातें कही थी सब जुमले थे। बाद में उन्होंने जो भी प्रॉमिसेस जो हो सकता था वो पूरे किए होंगे, नहीं किए होंगे वो बात अलग। 15 लाख का वेट तो कर ही रहे 11 साल से। आए ना सबके अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले थे ना, भूल गए क्या? सबके अकाउंट में 15-15 लाख। बताओ आप कितना बड़ा लॉलीपॉप। और हमने सही भी तो माना ना, मतलब लोगों ने सही में सही नहीं माना इन चीज़ों को, हाँ भी 15-15 लाख आ जाएंगे स्विस बैंक से। वो रामदेव बाबा इतना फाइल लेके आया था, मैं आपको बताऊं, और बोल रहा था कि फाइल में सबका नाम है, 114 लोगों का नाम है जिसके स्विस बैंक में पैसा है। बाबा का फाइल ही गायब हो गया जब से सरकार आई है 2014 से। आप सोचो, ये सारे जुमले थे। तो ये प्रॉमिसेस तो दे देते, लेकिन फिर उसको निभाने का कैसा? तो उसको निभाने के लिए बार बार याद दिलाने का काम एश्योरेंस कमेटी। हमने एश्योरेंस दिए थे ना, अभी पूरा करो, अगली बार नहीं तो लोग जूते मारेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। तो याद दिलाने का काम ये कमेटी करेंगी। अभी नहीं, अभी वो इंटरनेशनल स्टार हो गए, अभी वो नेशन में नहीं रहते, अभी तो और नहीं दिखेंगे। मतलब जीवन में उनके साथ बहुत बुरा हुआ कुछ दिन पहले। शायद आपको पता होगा कि मतलब अच्छे पहलवान वो पटकते, पता है आपको? अरे बहुत अच्छे वो है, एथलीट्स हैं। तो कई बार उन्होंने कंपटीशन, रणबीर सिंह से कंपटीशन करवा दिया था, रणबीर सिंह को पटक दिया था, खलीबली पटक दिया था उसको। लेकिन अभी की बात 10-15 दिन की बात है। इसी मंच में थे, वो रिपोर्टर था, अच्छा था, पहलवान नहीं था वो, पुराना पहलवान था वो। बाबा भिड़ गया, बाबा को लगता है हम किसी को भी पटक सकते हैं। अब वो भी भाई, अच्छा ये पुराने दोस्त है एक्चुअली, भिड़ गए दोनों। वो शर्ट पैंट पे, बाबा का स्टाइल तो पता है ना, बाबा का स्टाइल क्या है। बाबा भिड़ गया, बाबा को जो पटकी पड़ी, पटक दिया उसने। अब जैसे पटकी पड़ी उसके बाद बाबा बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, दोस्त है मेरा, चलते रहता है। तो अब छुपाना तो पड़ेगा, इंसान गिरने के बाद तो कैसे वैसे उसको, तो अभी तो और नहीं दिखेंगे रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का भी एक बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था 2014 में, आपको पता नहीं, आप लोग तो बहुत बच्चे होंगे। इसी बात को लेके था, आपके लोकपाल बिल को लेके, और कुछ डिमांड थी, करप्शन का डिमांड था, करप्शन का। बिल्कुल इलेक्शन के पहले अन्ना हजारे का वो हो गया अनशन। उसके बाद 2014 में रामलीला में बाबा रामदेव ने जबरदस्ती जो है वो उन्होंने आंदोलन करवाया। तो परमिशन मिली नहीं थी बाबा रामदेव को, लेकिन भाई सपोर्ट था ना बीजेपी का, तो हो गया। अब इन्होंने परमिशन ली नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लोग थे,
और बाबा रामदेव बैठ गए थे अनशन पे, नहीं जब तक आप वो सारे करप्टेड लोग का नाम हमारे सामने नहीं लाओगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे, ऐसा वैसा। कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, 2014 की बात, इलेक्शन के 3-4 महीने पहले बात। इन्होंने पुलिस फोर्स भेजी कि जाओ सबको मार के आओ। अब पुलिस फोर्स गई, लोग भाग रहे, बाबा ने देखा पुलिस आई, बाबा जो भागा, अच्छा भागा तो भागा, एक लेडी का चुन्नी लेके भागा भाई, डाउट ना है किसी को, बाल तो ही बड़े, बाल खोल दो ऐसे लगेंगे लड़की भाग रही है। दूसरे दिन सीधा हॉस्पिटल में ऐसे है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। बाबा बहुत ड्रामेबाज है। आप सोचो एक टाइम पे साइकिल से घूमते थे बाबा, एक टाइम पे साइकिल से घूमते थे दिल्ली में, 30 साल पहले, पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 30 साल पहले की बात। आज बाबा चार्टर से घूमते हैं, चार्टर फ्लाइट से। आज एक प्रोडक्ट नहीं होगा इंडिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि बाबा का पतंजलि नहीं बनाता। इतना सपोर्ट कहाँ से मिलता है, ये सोचने वाली बात है। एनीवेज, चलो लास्ट एश्योरेंस कमेटी हो गया, जनरल पर्पस कमेटी। अच्छा, और भी कुछ कमिटीज़ थे, वो मैंने लिखवा के नहीं दिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे एक लाइब्रेरी कमेटी है, ऊपर ऊपर बता दूँ, मतलब आपको समझ में आया कि ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लाइब्रेरी कमेटी है, उसमें भी लोकसभा के मेंबर रहते हैं, राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, क्योंकि लोकसभा में अपनी लाइब्रेरी है, राज्यसभा की अपनी लाइब्रेरी। इतनी विद्वान लोग आते तो उनके लिए लाइब्रेरी तो रखनी पड़ेगी ना, तो उसका पूरा सुपरविजन वो कमेटी करती है। तो ऐसे छोटे छोटे कमिटीज़ बहुत सारे हैं। एक रेसिडेंशियल कमेटी है, इनके सेशंस हो गए तो ये गरीब लोग कहाँ रुकेंगे, कहाँ क्या होगा, सारा चीज़। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कमिटीज़ हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं। ये लास्ट कमेटी देखते हैं, जनरल पर्पस कमेटी। अब हमने जितने कमिटीज़ देखी हैं, हर किसी कमिटीज़ के पास अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। अब वो सब्जेक्ट्स जो बच चुके हैं, जो किसी कमिटीज़ के पास नहीं गए, जितने भी हाउस के बचे हुए टॉपिक्स है, बचे हुए सब्जेक्ट्स है, जिनके लिए कोई स्पेसिफिक कमेटी नहीं अपॉइंट की गई, वो सारे सब्जेक्ट इस कमेटी में आते हैं, जनरल पर्पस कमेटी। ठीक है, जितने भी हाउस में बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं। और एक बड़ी कमेटी है ये, क्योंकि इसलिए मैं मतलब इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं रहता है, क्योंकि इस कमेटी में देखो कौन कर रहता है। इस कमेटी में लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रहते हैं, दोनों हाउस के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा याद है आपको, हमने दोनों हाउस में एक डिप्टी चेयरमैन पैनल देखा था ना, 10 मेंबर बैठते हैं ना, वो सारे के सारे 10 मेंबर्स भी मेंबर्स रहते हैं इसके पैनल के। 10 मेंबर्स लोकसभा के, 10 मेंबर्स इसके, राज्यसभा के भी। इसके अलावा अभी हमने जितने भी स्टैंडिंग कमिटीज़ देखे ना, 24 थे, सारे के सारे 24 कमिटीज़ के चेयरमैन मेंबर रहते हैं जनरल पर्पस कमेटी के। और फिर ये कमेटी बचे कुछ जितने भी काम हैं वो देखती है। और भी रहते हैं, जैसे और भी मेंबर्स रहते हैं, बड़ी लंबी कमेटी है, लेकिन एटलीस्ट जो हमने जो चेयरमैन नोट किए, मतलब जो स्पीकर है वो इम्पोर्टेंट है। दोनों हाउस के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सारे स्टैंडिंग कमिटीज़ के चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पे कमेटी सिस्टम होता है हमारा फिनिश।